दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन, आभार, सादर प्रणाम। कक्षा 8 के इस हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला नंबर 5 में मैं श्रवण कुमार यादव, मेरे प्रिय शिष्यगण, आपका, आपके परिवार का मैं दिल की अतल गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन, वंदन, इस्तकबाल एवं खैर मकदम करता हूँ और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो प्रिय शिष्यगण, कामयाब होने के लिए खास बातों का होना जरूरी नहीं होता। कामयाब होने के लिए खास बातों का होना ज़रूरी नहीं होता, परंतु खास लोगों के लिए खास बातों का होना बेहद ज़रूरी होता है। तो आइए इस पार्ट नंबर 5 की खास श्रृंखला में हम आपको लेकर के चलते हैं। इसके पहले हमने चर्चा किया था शब्द विभाग, वाक्य विभाग मैं बता चुका था, सार संक्षेप भी आपको बताया था। कुछ आपको प्रश्न मैंने दिया था। आज मैं शुरू से लेकर लास्ट तक जितने भी एक्सरसाइज है उसको मैं कंप्लीट कराता हूँ और सारी एक्सरसाइज एक बार आप कंप्लीट करके मुझे दिखाएंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भाषा का शाब्दिक अर्थ बताते हुए भाषा की परिभाषा लिखिए। मतलब भाषा का शाब्दिक अर्थ बताना है कि भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है और उसकी परिभाषा लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है, भाषा के भेद बताइए। मतलब भाषा के कितने भेद होते हैं उसको बताना, अर्थात प्रकार। लिखित भाषा किसे कहते हैं, अर्थात आपको लिखित भाषा बताना है कि लिखित भाषा से आप क्या समझते हैं, उसकी परिभाषा आपको लिखना है। अगला है, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण तथा अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं। स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11। व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन भी 4 होते हैं, य, र, ल, व, जो मैं पढ़ा चुका हूँ। व्याकरण को परिभाषित कीजिए। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना सिखाता है। क्वेश्चन नंबर 2, उन स्थानों के नाम लिखिए जहाँ हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। उन स्थानों के नाम लिखिए जहाँ हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। अर्थात आप स्थान लिख सकते हैं, स्टेट भी लिख सकते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ऐसे आप लिख सकते हैं। चित्र देखकर बताइए कि कौन सी भाषा है। ये चित्र 2 लेडीज आपस में अंतःक्रिया कर रही हैं, बात कर रही हैं, अर्थात ये कौन सी भाषा हो सकती है। मुख से बोल रही हैं तो जाहिर सी बात है मौखिक भाषा होगी। ख, ए बात नहीं कर रहे हैं, उंगलियों का इशारा कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उंगलियों का इशारा, क्योंकि बात करते समय आदमी आमने सामने होता है। ये सांकेतिक भाषा है। कौन सी भाषा? सांकेतिक भाषा। ये जो लड़की है ये लिख रही है, कुछ किसी को पत्र लिख रही हो या कुछ काफ़ी कंप्लीट कर रही हो या अपनी थिंकिंग लिख रही हो, इसलिए ये कौन सी भाषा हो सकती है? लिखित भाषा हो सकती है। और ये यहाँ पे बोल रहा है, बात कर रहा है किसी से फ़ोन के द्वारा। तो फ़ोन के द्वारा हम किसी से बात करते हैं तो वहाँ भी मौखिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, न कि लिखित भाषा का। आइए क्वेश्चन नंबर 4, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत की राष्ट्रभाषा है, अर्थात राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? जो पूरे राष्ट्र के लोग अधिकतर, सभी नहीं, अधिकतर परसेंटेज के रूप में उस भाषा का ज़्यादा इस्तेमाल करते हों, बोलते हों, समझते हों, उसी को राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो हिंदी हमारी क्या है? राष्ट्रभाषा है। ख, हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है?
हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, उस भाषा का नाम लिखना है। तो संस्कृत भाषा से हुई है। ये बिल्कुल आप क्वेश्चन करेंगे। ग, वर्णों के निश्चित एवं क्रमिक समूह को, यानी वर्णों का एक निश्चित जो क्रम होता है, क्रम से व्यवस्थित होते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, इसको हम क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे? बिल्कुल सही जवाब, वर्णमाला कहेंगे। घ, वर्णों के सुव्यवस्थित संयोग से किसकी रचना होती है? वर्णों के सुव्यवस्थित, अगर वर्णों को व्यवस्थित रख दिया जा और उनको मिला दिया जा तो एक शब्द की रचना होती है, और शब्द की रचना सार्थक होनी चाहिए, जिसका कोई अर्थ हो। तो यहाँ शब्द फील होगा। अंग, मातृधन भाषा अर्थात माता द्वारा सिखाई गई भाषा को हम क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? मातृभाषा कहेंगे। इसके पहले मैं जितना पढ़ाया हूँ, अगर आप जितने भी वीडियो मैं बनाया हूँ क्लास 8 का पार्ट 4 तक, उसको अगर आप देखे होंगे तो हमें पूरा विश्वास है कि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, और जहां वीडियो आप देखते हैं उसके नीचे सब्सक्राइब की बटन होती है, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, एक बेल की घंटी है, उस पर फिर आप क्लिक करेंगे तो आल और 1 2 3 ऑप्शन आते हैं, तो आल को आप क्लिक कर देंगे तो जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा आप तक पहुंचेगी और आपको मार्गदर्शन का काम करेगी हमारी वीडियो। तो प्रिय शिक्षकगण, आइए अब हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला में अभी बहुत कुछ बाकी है। क्वेश्चन नंबर 5, सही कथन के सामने सही का चिन्ह तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। क, हिंदी भाषा में 45 स्वर होते हैं, क्या सही है? बिल्कुल गलत जवाब। हिंदी भाषा में 45 स्वर नहीं होते हैं, बल्कि कितने होते हैं? बिल्कुल आपने सही सोचा, 11 स्वर होते हैं। ख है, हिंदी भाषा में 11 व्यंजन होते हैं, क्या गलत है या सही? बिल्कुल आपका सही जवाब है, एक गलत है, क्योंकि 11 व्यंजन नहीं 11 स्वर होते हैं। और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? आप खुद बताइए, कितनी होती है? बिल्कुल सही, 33 होती है। बहुत अच्छा, हिंदी भाषा में व्यंजन 33 होते हैं, इसलिए ख क्या होगा? गलत हो जाएगा। ग, लिखित भाषा मुख से बोली जाती है, नहीं, मौखिक भाषा मुख से बोली जाती है, इसलिए गलत है। ठीक है। घ, सांकेतिक भाषा लिखी जाती है, क्या ये सही है या गलत है? बिल्कुल सही जवाब, गलत है। आपने सही सोचा, गलत है। सांकेतिक भाषा लिखी नहीं जाती है, संकेत की जाती है, इसलिए गलत है। अंग, हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं, हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं, बिल्कुल सही जवाब। आइए दोस्तों, फॉर्मेटिव असेसमेंट में दिया है विभिन्न देशों के नाम लिखकर वहाँ बोली जाने वाली भाषाओं के नाम लिखे। आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, परंतु ये जितनी एक्सरसाइज है उसे बिल्कुल आपको कंप्लीट करना है। लेकिन सोच तो सकते हैं कि अनेक देशों में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, कौन से ऐसे देश हैं जहाँ भोजपुरी भी बोली जाती है। आइए हम आपको लेकर के चलते हैं चैप्टर नंबर 2 में। इसका थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देंगे और अगली वीडियो में आपको इसका विस्तार करेंगे। वर्ण विचार, वर्ण विचार दूसरे चैप्टर में हम वर्ण पर विचार करेंगे। व्याकरण के 4 अंग होते हैं, वर्ण, वर्ण विभाग, शब्द विभाग, वाक्य विभाग, मूलतः 3 मान लीजिए। तो वर्ण पे हम चर्चा करेंगे, पूरे विस्तार से वर्ण पे हम चर्चा करेंगे। आइए, एक सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित का मतलब अच्छी तरह सिस्टमेटिक, अच्छी तरह व्यवस्थित, संगठित अर्थात संगठित हो, आपस में संगठन हो उसका, मार्मिक यानी कोई भाव पैदा हो, एवं रचनात्मकतापूर्ण वाक्यों की रचना शब्दों द्वारा होती है। वाक्यों की रचना किससे होती है? शब्दों द्वारा होती है, तथा शब्दों की रचना किससे होती है? वर्णों द्वारा होती है। अतः भाषा को हम जिन ध्वनियों के माध्यम से उच्चारित करते हैं, अर्थात भाषा को जब हम बोलते हैं
एक आवाज़ निकलती है, उसी को ध्वनि कहते हैं। तो भाषा को हम जिन ध्वनियों के माध्यम से उच्चारित करते हैं अर्थात बोलते हैं, उन्हें एक विशेष चिन्ह द्वारा निर्धारित किया जाता है। अर्थात एक विशेष चिन्ह है, जैसे हमने बोला क, तो क का एक चिन्ह बनाया गया है कि क को हम कैसे बनाएंगे। उन ध्वनि चिन्हों के लिखित रूप को ही क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। यानी क को हमने लिख दिया तो वर्ड है, बोला आवाज़ निकली तो वो ध्वनि है। वर्ड या अक्षर भाषा की लघुत्तम इकाई होती है, अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड होती है। वर्ड के टुकड़े नहीं किए जा सकते। क पे हलंत नहीं लगा है तो क अक्षर है, लेकिन अगर क पे हलंत लग गया तो क वर्ड हो जाएगा। यही वर्ड और अक्षर में अंतर है। आइए परिभाषा देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी से छोटी ध्वनि, छोटी से छोटी ध्वनि मतलब बिल्कुल छोटी, जिसके और छोटे छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर कहलाते हैं, अर्थात उन्हें वर्ण या अक्षर कहेंगे। स्वर के नीचे हम हलंत नहीं लगा सकते, और स्वर को छोड़कर जितने भी वर्ण हैं, जितने भी व्यंजन हैं, उस व्यंजन के नीचे हम हलंत जब लगाते हैं तो वो सबसे छोटी इकाई भाषा की हो जाती है। जैसे दिया है पो, पो, लेकिन हलंत लगा दें तो हम बोलेंगे पो, अर्थात दो वर्ड हो गए, एक आधा प और एक अ। लेकिन हलंत लगा दिया गया है इनमें सभी पर। हलंत का मतलब हुआ इससे अब हम छोटा नहीं कर सकते। लेकिन जितने भी स्वर हैं उस स्वर पर हम हलंत नहीं लगाते हैं, क्योंकि वह भी भाषा की छोटी इकाई है, वो भी वर्ण है। आइए दूसरी परिभाषा देखते हैं। भाषा की वह लघुत्तम इकाई जो मौखिक भाषा को व्यक्त करने के लिए, भाषा की वह लघुत्तम इकाई अर्थात छोटी से छोटी इकाई जो मौखिक भाषा को व्यक्त करने के लिए अर्थात मुंह से बोलने के लिए प्रयुक्त होने वाली ध्वनियों के चिन्ह में विद्यमान है, वो वर्ण या अक्षर कही जाती हैं। अर्थात जब मौखिक भाषा का हम इस्तेमाल करते हैं, उस लघुत्तम इकाई को हम बोलते हैं, तो उसी चिन्ह को हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे या अक्षर कहेंगे। वर्ण और अक्षर में अंतर है, ठीक है। वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है और अक्षर में दो वर्ण हो जाते हैं। आइए वर्णमाला पे चर्चा करते हैं। वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ है वर्णों का समूह। गुलाब की माला, गुलाब के फूलों का समूह, और किसी का फूल हो उसके फूलों का समूह, तो उसका माला हो जाएगा। यहाँ वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ ही होगा वर्णों का समूह। वर्णों के निश्चित एवं क्रमिक समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। हिंदी देवनागरी में कुल 49 वर्ण होते हैं, कुल 49 वर्ण। लेकिन ऐसे देखा जाए तो वर्णों की संख्या टोटल हो जाएगी 52, लेकिन मूलतः की बात कर रहा है तो 49 होंगे। अगर ऐसे पूरे वर्णों को लेंगे तो टोटल हो जाएंगे 52। प्रत्येक भाषा में वर्णों के रूप, संख्या तथा उच्चारण अलग अलग होते हैं। प्रत्येक भाषा में, इंग्लिश भाषा में वर्ण अलग होंगे, उनकी संख्या अलग होगी, उनका उच्चारण करने का तरीका अलग होगा। जैसे इंग्लिश में ABCD, उनकी संख्या अलग है। उसी को बता रहा है प्रत्येक भाषा में वर्णों के रूप, संख्या तथा उच्चारण अलग अलग होते हैं। आइए परिभाषा जानते हैं। वर्णों के निश्चित एवं व्यवस्थित स्वरूप को वर्णमाला कहते हैं। स्वरूप यानी खुद का रूप। तो वर्णों के निश्चित एवं सुव्यवस्थित स्वरूप को वर्णमाला कहेंगे। तो वर्णमाला आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों, क्या तुम यदि हिंदी वर्णमाला के सभी वर्ण जानते हो? ये सभी वर्ण इस प्रकार हैं। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्णों के भेद, इस वर्ण का पूरा विस्तार करेंगे। लेकिन आज का आपका होमवर्क है वर्ण की परिभाषा। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? अक्षर किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? ये 3 क्वेश्चन है। वर्ण किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं और वर्णमाला किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा आपको लिखना है।
और चेक करना है। विद्यार्थियों, आपसे नम्र निवेदन है कि आप सभी विद्यार्थी होमवर्क को कंप्लीट नहीं करते। ये आपके भले के लिए वीडियो बनाई गई है, इसलिए मेरा निवेदन आप स्वीकार करें और होमवर्क जो भी दिया जा रहा है उसे आप कंप्लीट करें। और ना भी अगर कहीं कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से आप कुछ पूछ सकते हैं। तो हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। लिंक है पीएम फाउंडेशन। पीएम फाउंडेशन जैसे ही यूट्यूब पर क्लिक करेंगे, पहला जो आएगा पीएम फाउंडेशन के नाम से, उस पर लगभग 138 वीडियो बन चुकी है। उस पर क्लिक करेंगे तो सारी वीडियो खुल जाएगी। सब्सक्राइब और बेल की घंटी ज़रूर बजाएं। हर समय हर वक्त सभी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला में अभी बहुत कुछ बाकी है। वक्त है आपसे विदा लेने का। जय हिंद, जय भारत।